हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीलेश सर, योर एसएसटी एजुकेटर। वेलकम टू दिस सेशन। मेरे प्यारे 9th के बच्चों, इससे पहले मैंने 3 सेशन में अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। चैप्टर को मैं 2 सेशन में ही एक्सप्लेन करने वाला था, पर देखो इतना बड़ा चैप्टर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको समझाया कैसे जाए, और वो भी ऊपर ऊपर नहीं, हमें उसको पूरी डिटेल में सीखना है। ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया, कुछ पकड़ लिया, ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, जी नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकते हैं। तो एक एक डिटेल इस चैप्टर की हमें पढ़नी है, और अगर हमें पूरी डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियोस में बच्चों हमने देखा है कि अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स कौन सी थी, हमने देखा है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमें उनकी स्टोरी क्यों पढ़नी चाहिए, और हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सिविलाइजेशंस की और एज की बात की, उसमें क्या बड़े बदलाव हुए, कौन से ट्रांजिशंस हुए, इसकी हमने बात की। फिर हमने 2 बड़ी सभ्यताएं, 2 बड़ी सिविलाइजेशंस जो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशंस है, जैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। पर बच्चों, हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जहां पे पढ़ी, हमने किस चीज की बात की? हमने प्री हड़प्पन फेज की बात की। समझना बहुत जरूरी है। हम ऊपर ऊपर पढ़ाई कर लेंगे तो हमें लगेगा चलो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ ली। बच्चों, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, उससे पहले मतलब 2600 साल 2600 BCE तक का जो सफर है वो आपने पढ़ा 9th के इस चैप्टर में। फिर आपने पढ़ा मेसोपोटामिया की जो सिटी स्टेट्स है, सुमेरियंस, अकाडियंस, एजीरियंस, आपने ये बेबीलोनियंस, आपने ये जो सिविलाइजेशंस है, ये जो सिटी स्टेट्स है, इनके बारे में पढ़ा है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों। पर अगर आप मेरे ये वीडियोस देखते हो, आप अगर पूरे वीडियोस ठीक से देखते हो तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है टेक्स्ट बुक में, ऐसा एक्टिविटी नहीं है टेक्स्ट बुक में जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया। और आज भी मैं वही करने वाला हूं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, इन दोनों सिविलाइजेशन को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन है बच्चों, बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में हमें मिलती है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है, इसमें और बाकी के सिविलाइजेशन में एक बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है? ये सिविलाइजेशन, इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वेल प्रिजर्व्ड है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया, मेरे सबसे पहले सेशन में मैंने आपको बताया था रोसेटा स्टोन के बारे में, जिसमें कि ग्रीक, हाइरोग्लिफिक और मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज है क्यूनिफॉर्म, तीनों जो स्क्रिप्ट्स है वो रोसेटा स्टोन पे हमें देखने को मिलती है। और फिर जो लिंग्विस्ट्स हैं उन्होंने उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, और ये जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, उन्होंने बताया कि एक ऐसी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी कि जिसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, और उसका लास्टिंग इंफ्लुएंस हुआ दूसरी सिविलाइजेशन पे। खास बात यह है कि जो ग्रीक्स, रोमन्स थे और इजिप्शियंस, ये बहुत अच्छे कांटेक्ट में थे। तो ग्रीक्स एंड रोमन्स जो थे उनका इजिप्शियंस से कांटेक्ट था। इतना ही नहीं कि ग्रेट हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस जिनका नाम था, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। आपने कहीं पे सुना होगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर हिस्टोरियन हेरोडोटस जो है, उन्होंने यहां पे कहा है ग्रीक राइटर, वो एक हिस्टोरियन थे। ठीक है, उन्होंने ही बुक लिखी थी हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज, और वहां से हिस्ट्री की शुरुआत होती है बच्चों। हेरोडोटस जो है ग्रीक राइटर थे, उन्होंने इजिप्ट विजिट किया था एज अर्ली एज 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 साल पहले उन्होंने यहां पे विजिट किया था, इजिप्शियन सिटीज को विजिट किया था। तो इनके जो रिकॉर्ड्स है ये हमारे पास अवेलेबल है। और एक 19th सेंचुरी बुक का नाम यहां पे दिया गया है, जिसमें फैसिनेटिंग डिटेल्स है इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। फैसिनेटिंग डिटेल्स हमें मिलती है इस बुक में। बुक का नाम है डी लिजिप्ट, इसका नाम है डी लिजिप्ट। इस बुक में हमें फैसिनेटिंग डिटेल्स मिलती है बच्चों। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है
इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो होते थे पपायरस डॉक्यूमेंट्स पे। किस चीज पे होते थे वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स? वो होते थे पपायरस डॉक्यूमेंट्स पे। तो आपको ये सवाल होगा, वैसे टेक्स्ट बुक में उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि पपायरस क्या होता था, ठीक है। इसको यहां पे उन्होंने ओल्ड पेपर रिकॉर्ड भी कहा है। तो वो एक टाइप का पेपर होता था। पपायरस प्लांट्स जो है उसको काट के उसकी इनर ट्रंक जो है उसके जो पार्ट से है इस पेपर को बनाया जाता था। बहुत सारी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती थी, ठीक है, और फिर उसको बनाया जाता था। तो पपायरस प्लांट से इसको नाम मिलता है। और उसके जो डिस्कवरर्स है, ठीक है, आप अगर अच्छे से डेफिनेशन पढ़ो तो आपको पता चलता है कि पपायरस रिकॉर्ड्स को उनके डिस्कवरर्स के नाम से भी जाना जाता है। एक उन्होंने पर्टिकुलर नाम वहां पे मेंशन किया है जिसमें लगभग 700 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में या मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों पपायरस रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल है। ये रिकॉर्ड्स जो है इनमें हमें क्या पाया जाता है, ये स्टोरीज भी रिकॉर्ड करते हैं और प्रैक्टिकल डिटेल्स जो है इजिप्शियंस के बारे में ये सब हमें मिलता है इजिप्शियन पपायरस रिकॉर्ड्स पे। ये जो पपायरस रिकॉर्ड्स है ये ऐसे जार्स में रखे जाते थे बच्चों, ठीक है। इनको प्रिजर्व किया जाता था। उनकी लाइब्रेरीज होती थी दैट डेटेड बैक टू 2000 BCE। और यहां पे पपायरस स्क्रोल्स जो है उन्हें लेबल्ड जार्स में रखा जाता था, शेल्फ्स पे। मतलब देखो वो कितना सिस्टमैटिक वे में अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे थे, ओके। वो सिविलाइजेशन जो है उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया था कि उनके 2000 साल BCE पहले वहां पे लाइब्रेरीज थी जहां पे जार्स में इन पपायरस स्क्रोल्स को रखा जाता था। और उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती थी बच्चों? उसमें हमें अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अर्लीस्ट हम कह सकते हैं जो स्टोरी है, वर्जन ऑफ दिस स्टोरी, सिंदबाद द सेलर, ठीक है, इसका अर्लीस्ट वर्जन हमें उन रिकॉर्ड्स में मिलता है। उनमें से एक जार में मिला है। ये स्टोरी आपने बचपन में डेफिनेटली पढ़ी होगी या कार्टून में तो 100% देखी होगी। उसके बाद इसमें क्या है, एनिमल फेबल्स भी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस वाज द लिंक टू एसोप्स फेबल, ठीक है। मतलब ये जो बाकी की स्टोरी है फेबल्स जिसमें जो लायन की है, लाइक रैट की है, माउस की है, लायन एंड माउस, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है आपने बचपन में सुनी होगी, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद इसमें और क्या था, द टेल्स ऑफ घोस्ट्स एंड मिरेकल्स, रोमांसेस। उसके बाद द ओल्डेस्ट नोन फॉर्म ऑफ सिंड्रेला जो है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। This tells us about the richness of this civilization. इस सिविलाइजेशन की रिचनेस के बारे में हमें यहां पे पता चलता है। कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी। वो लाइब्रेरीज को इंपॉर्टेंस देते थे, स्टोरीज बुक्स को इंपॉर्टेंस देते थे, इतना ही नहीं उसको लिखते थे, ठीक है, और उसको स्टोर भी करते थे। उनकी लाइफ कितनी रिच थी बच्चों। ये सब फैसिनेटिंग डिटेल्स जो है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है इस सिविलाइजेशन के हमारे पास अवेलेबल है और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो सिविलाइजेशन है इसकी बहुत सारी डिटेल्स हमें दी गई है और बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करेंगे उनका जो कैलेंडर है उसकी। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था, यस, नाइल रिवर की फ्लडिंग के बिटवीन जो डेज थे उनको काउंट करके उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। कैलेंडर के 3 पार्ट होते थे। कितने पार्ट होते थे कैलेंडर के? 3 पार्ट होते थे। उसमें से सबसे पहला, मतलब वो 3 सीजन होते थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है इनंडेशन, ठीक है। इनंडेशन का मतलब क्या होता है? फ्लडिंग, ठीक है। जब ड्राई एरियाज में रिवर फ्लडिंग होता है उसको बोलते हैं इनंडेशन। तो ये है पहला सीजन। उसके बाद दूसरा सीजन होता था क्रॉप्स ग्रोइंग का, जिसे बोलते थे पेरेट ग्रोइंग सीजन या विंटर कहते थे। और फिर शेमो हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट टाइम। तो बेसिकली उन्होंने सीजन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनंडेशन, उसके बाद विंटर जो होता था पेरेट ग्रोइंग, और शेमू हार्वेस्ट मतलब समर। तो 3 सीजन्स में उन्होंने अपने पूरे साल को डिवाइड किया था। देखो 12 मंथ्स में साल का डिवीजन हुआ था, ठीक है। उसमें 5 एक्स्ट्रा डेज जो बचते हैं उनको भी ऐड किया गया था। तो ये बहुत एक्यूरेट, मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट हम कह सकते हैं। पर उसमें एक दिक्कत थी कि इट लॉस्ट टाइम बिकॉज द रियल ईयर इज अबाउट 1/4 डे लॉन्गर,
ठीक है, शॉर्टर नहीं, 1/4 डे लॉन्गर होता है रियल ईयर, पर उनका जो कैलेंडर था वो क्वाइट एक्यूरेट था। अब साल की जो शुरुआत है उनके कैलेंडर में, साल की जो शुरुआत है वो होती थी, ये जो स्टार है सीरियस जिसको कहा जाता है, तो सीरियस ये जो डॉग स्टार है इसकी राइजिंग से होती थी साल की शुरुआत। ठीक है, साल की शुरुआत कब होती थी? ये जो डॉग स्टार है सीरियस है, इसकी राइजिंग से साल की शुरुआत होती थी, उनकी ईयर की शुरुआत होती थी। बच्चों अब बात करते हैं ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, बात करते हैं इसकी ग्रोथ की, इनके सिविलाइजेशन का ग्रोथ कैसे हुआ। तो इस सिविलाइजेशन का जो एमर्जेंस है, मतलब सिटी स्टेट्स का जो एमर्जेंस है, जैसे हमने देखा कि हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में भी सिटी स्टेट्स बने, तो एक अर्बन सिविलाइजेशन ग्रो हुई। वैसे मेसोपोटामिया में हमने सिटी स्टेट्स देखे, जैसे ऊर, निपुर, बेबीलोनिया, ठीक है, अकाडिया, ये क्या थे? ये सिटी स्टेट से एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। वैसे यहां पे जो है सिटी स्टेट का इमरजेंस हुआ लगभग 3000 साल BCE। ओके, उसके बाद इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई, रिसोर्सेस अवेलेबल हुए, और इनकी सिविलाइजेशन या इनकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया तो वो थी रिवर नाइल। बच्चों बाकी की सिविलाइजेशंस की तरह यहां पर भी रिवर नाइल प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ इजिप्शियन पीपल। ये सिविलाइजेशन ही रिवर नाइल की बैंक्स पे एमर्ज हुई है, ठीक है, तो इसीलिए नाइल को उनकी लाइफ लाइन कहा जाता है, इजिप्ट की लाइफ लाइन कहा जाता है रिवर नाइल को। तो नाइल रिवर जो है ये हर साल समर में क्या होती थी? फ्लडिंग होता था उस पर, ठीक है, तो एवरी समर द रिवर फ्लडेड। तो ये जो फ्लड वाटर है बहुत सारे बड़े ड्राई एरिया पे स्प्रेड होता था, जिसे हम कहते हैं इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग ओवर ड्राई एरियाज। तो इनंडेशन होता था, जब इनंडेशन होता था उसके साथ रिवर क्या लाती थी? रिच मड लाती थी, ठीक है, और इसे वो कहते थे केमेट। इस रिच मड को वो कहते थे केमेट। और ये जो केमेट है, केमेट नाम वैसे आता है ब्लैक से, ठीक है, वो ब्लैक सॉइल, ठीक है, उसको केमेट कहते थे, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि इससे जो है फर्टिलिटी जमीन की बढ़ जाती थी। जब फर्टिलिटी है तो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आएगी। दूसरी चीज पानी की अवेलेबिलिटी है, रिवर नाइल हर समर में क्या हो रहा है? फ्लडिंग हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर फ्लडिंग उसका समर में क्यों हो रहा है? ठीक है, हमारे यहाँ पे तो फ्लडिंग कब होता है? जब बारिश होती है, मानसून में होता है। तो यहाँ पे जो नाइल रिवर की फ्लडिंग है उसका कॉज था इथियोपियन हाईलैंड्स, मतलब उसके ऊपर जो पार्ट है जो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इथियोपिया और इजिप्ट का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो इथियोपियन हाईलैंड्स पे मॉनसून की बारिश होती थी, ठीक है, और ये जो पानी है फिर अगस्त तक, ठीक है, मतलब आज का जो हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो अगस्त तक वो पानी कहां पे पहुंच जाता था? इजिप्ट पहुंच जाता था। नाइल रिवर, अच्छा नाइल के भी दो नाम है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल उसको कहते हैं, पर हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। पर ब्लू नाइल जो है उसमें फ्लडिंग होता था, ये पानी बहुत बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाता था समर सीजन में, ठीक है, तो ये रीजन था। और नाइल रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी सिविलाइजेशन की ग्रोथ में, इनकी प्रॉस्पेरिटी में, इनकी लाइफ में, क्योंकि देखो उनकी जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसका एमरजेंस भी इसी की वजह से हुआ। कैसे हुआ हम देखते हैं उनकी सिविलाइजेशन में। उन्होंने कहा है कि लगभग 5000 साल पहले यहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर वो नाइल के पानी को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, क्या करना है हमें? नाइल के पानी को डाइवर्ट करना है, तो बाद में वो क्या कर सकते हैं? इसको खेती में यूज कर सकते हैं, इसको फार्मिंग में वो यूज कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? दे डिग डिचेस, ठीक है, उन्होंने वहां पे डिच बनाए और उन्होंने इस पानी को डाइवर्ट किया और रिजर्वॉयर्स में इसको क्या किया? स्टोर करना शुरू किया। अब ये जो काम है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ठीक है, उन्हें क्या करना है? दे हैव टू डिग डिचेस, दे हैव टू बिल्ड अ रिजर्वॉयर, पानी को स्टोर करना है, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो यहां पे उन्होंने बताया, हिस्टोरियंस का मानना यह है कि उनका जो कोऑपरेटिव एफर्ट था ये डिच बनाने में, ये रिजर्वॉयर्स बनाने में,
इसी से शुरुआती दौर में क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट्स का एमर्जेंस हुआ। ठीक है, इसी से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है उसका एमर्जेंस हुआ। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है इजिप्ट में बने। ओके, इजिप्ट में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट बने। इसी की वजह से ये जो प्रैक्टिस थी, उन्हें क्या करना था कि नाइल रिवर का जो पानी है उसको स्टोर करना है, क्योंकि उसमें फ्लडिंग कब होता है, समर में होता है, सीजनल है। इथियोपियन हाईलैंड्स पे जो मानसून की बारिश होती थी उसका पानी नाइल रिवर में आता था, समर सीजन में यहाँ पे फ्लडिंग होता था। तो ये जो पानी है बाद में इस्तेमाल अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा, इस पानी को स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे रिजर्वॉयर्स में इस पानी को स्टोर करना पड़ेगा और फिर ये पानी फिर बाद में यूज कर सकेंगे। और इसीलिए वो सब लोग क्या करते थे, वो सब लोग मिलके यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, वो पानी को डाइवर्ट करते थे, उसका रिजर्वायर बनाते थे। उन्होंने उनकी कैलेंडर जो है नाइल रिवर के फ्लडिंग के डेज काउंट करके उन्होंने उनकी कैलेंडर बनाई। उनके कलेक्टिव एफर्ट से क्या होता था, ये पॉसिबल होता था कि वो उस पानी को बाद में यूज कर सके। और इसी से जो है लोकल गवर्नमेंट का राइज हुआ, क्योंकि इस चीज के लिए उन्हें मिलके काम करना पड़ता था और उसके लिए कुछ रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी जरूरत होती है। और इसी की वजह से जो है लोकल गवर्नमेंट का राइज हुआ इजिप्ट में। आशा करता हूं आपको ये जो एक पार्ट है ये समझ में आ गया। बच्चों देखिए, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, मतलब मेरी जो स्लाइड्स मैंने बनाई है ना, आप लोगों को एक चीज समझनी है, हर स्लाइड पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और उसमें जो इंफॉर्मेशन दी है, छोटी छोटी चीजें उसमें जो मेंशन की है, उस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब हर स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन जिसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है अलग अलग टॉपिक्स में, ठीक है, पूरे टेक्स्ट को हमने क्या किया है, टॉपिक्स में ऑर्गेनाइज किया है। तो हर स्लाइड पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और इसका जो आंसर है उसे आपको यहां पे मिलता है। वैसे मैं क्वेश्चन बैंक भी देने वाला हूं, पर ये जो स्लाइड्स है ये भी मैं इस वीडियो के साथ जो है मैं आपके लिए अवेलेबल करने वाला हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी उनका लाइफ कैसा था, हाउ वाज देयर लाइफ, उनके कस्टम्स क्या थे, उनके फेस्टिवल्स कैसे होते थे, इसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले देखिए उनकी जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो है, अगर हम इजिप्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या याद आता है, सबसे पहले हमें याद आता है पिरामिड्स। अगर इजिप्ट की बात करेंगे तो उनके पिरामिड्स के बारे में हमें बताया जाता है, हमने सुना है, हर किसी ने कहीं ना कहीं पे तो इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये पिरामिड्स क्या थे और वो क्यों बनाते थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पावरफुल इंडिविजुअल्स, जैसे हर सिविलाइजेशन में होता था, ठीक है, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स होते थे वो लीड करते थे, ठीक है, और वो उनको राजा कहते थे। तो यहाँ पे भी जो पावरफुल इंडिविजुअल्स है उनको क्या कहा जाता था, फेरोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें, फेरोज। और ये जो फेरोज थे वो इजिप्ट के रूलर्स थे और उनकी डेथ के बाद इन फेरोज को वो क्या करते थे, अंडरग्राउंड बरी करते थे। क्या करते थे, फेरोज को अंडरग्राउंड बरी करते थे। पर बरी करने से पहले बच्चों वो क्या करते थे, वहां पे उनका बहुत सारा प्रोसेसिंग होता था, ममीफिकेशन जिसको कहते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। वो क्या करते थे, फेरोज को बरी करने के बाद उस पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाते थे जिसको कहते थे मस्तबा। देखिए यहाँ पे आप मस्तबा देख सकते हो, यहाँ पे मस्तबा है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर उनका जो बरियल ग्राउंड है उसके ऊपर बना देते थे। और ये जो मस्तबाज है ग्रेजुअली क्या करते थे, उसको वो एक के ऊपर एक रखा करते थे। तो ग्रेजुअली मस्तबाज वर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अदर टू फॉर्म अ पिरामिड। तो इससे क्या बन जाता था, पिरामिड बन जाता था। ये शेप बन जाता है जहाँ पे ये जो है रियल फोटो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। दिस इज कॉल्ड द स्टेप पिरामिड एट सकारा। ये है स्टेप पिरामिड एट सकारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, मस्तबाज के ऊपर मस्तबाज, ये जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बनाया। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर जो है जिसको मस्तबा कहा जाता था, एक के ऊपर एक रख के फिर उसको इतना बड़ा पिरामिड बना देते थे। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। आपने कभी ऐसे प्रोग्राम्स
डिस्कवरी चैनल पे और भी कुछ हिस्ट्रीज़ है, वो चैनल है, वहाँ पे देखे होंगे कि जिसमें वो बात करते हैं, हिस्टोरियंस बात करते हैं कि क्या एलियंस ने ये बनाया है, इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बने, इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी है और हमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात करेंगे बच्चों। ये जो मस्तबाज है, इनको ग्रेजुअली एक के ऊपर एक रखा जाता था और फाइनली एक बड़ा पिरामिड बन जाता था। ठीक है, तो ये जो पिरामिड्स है ये क्यों बनाते थे, ये इसकी बात करते थे। पिरामिड क्यों बनाते थे, क्यों उनको इतना बड़ा पिरामिड बनाना? तो इजिप्शियंस जो है ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। मतलब उनका मानना था कि हर एक का, हर इंसान का एक स्पिरिचुअल डबल होता है। ठीक है, हर इंसान का क्या होता है, एक स्पिरिचुअल डबल होता है। उसको वो क्या कहते थे, उसको कहते थे का, के ए। यहां पे आपको ये समझना है क्या कहा जाता था उसको, का मतलब क्या, एक स्पिरिचुअल डबल। मतलब जो डेथ के बाद, उसकी जो डेथ होती है उसके बाद उसकी जो बॉडी है, अगर उसको प्रिजर्व किया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन, ठीक है, तो उसका जो आफ्टर लाइफ है उसमें वो बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है, मरने के बाद भी उसकी एक दूसरी लाइफ होती है, ओके, इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और उसी लिए ममीफिकेशन का प्रोसेस किया जाता था और उसको प्रिजर्व किया जाता है। कैसे प्रिजर्व किया जाता था मैं बताता हूँ आपको। ममीफिकेशन की डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, जिसमें क्या करते थे, इंटरनल ऑर्गन्स जो है बॉडी में, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाला जाता था, हार्ट को छोड़कर सिर्फ हार्ट को रखा जाता था। फिर उस बॉडी को ड्राई किया जाता था। इसमें वो नेट्रॉन का यूज़ करते थे। नेट्रॉन मतलब एक सोडियम कार्बोनेट, हम जिसको नमक बोल सकते हैं, तो नमक का यूज़ करके वो क्या करते थे, उस बॉडी को पूरी तरह से ड्राई करते थे, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए। फिर उसको ऑयलिंग भी करते थे, उसको एम्बामिंग कहा जाता है, ठीक है। उसका ऑयलिंग का जो प्रोसेस है वो करने के बाद उसको लिनन में, ठीक है, लिनन स्ट्रिप्स में उसको वो कवर करते थे और फिर उसको जो बरियल प्लेस है डीप अंडरग्राउंड जो बनाते थे उसमें रखते थे और फिर उसके ऊपर जो है मस्तबाज रखे जाते थे। एक के बाद एक, एक के बाद एक मस्तबाज रख के फिर उसका बहुत बड़ा पिरामिड बन जाता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है इस सिविलाइजेशन में। हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे मतलब इंसानों के, हम कहते हैं हमारे मतलब इंडियंस के नहीं, पर इंसानों के जो पूर्वज थे और बड़े कलाकार लोग थे। मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि आज हम जिसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया, क्या बिलीव से, क्या इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती थी। अब बात करते हैं इजिप्शियन की लेजर एक्टिविटीज़ की और उनकी फेस्टिवल्स की। देखो इनकी लाइफ बहुत रिच थी। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये बहुत रिच लाइफ जीते थे। आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, सब चीज़ों में इनका विश्वास था। लाइफ को एंजॉय करते थे, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए इनसे भी हम सीख सकते हैं। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उनकी लेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या क्या करते थे वो, स्विमिंग करते थे, नाइल रिवर है, ठीक, अच्छा साफ़ सुथरा पानी है, समर में फ्लडिंग होता है तो क्यों ना नहाए, तो स्विमिंग होता था। उसके बाद कनोइंग होता था, ठीक है, और वो क्या करते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे। म्यूज़िक और डांसिंग उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। लाइफ को एंजॉय करते थे, मस्त रहते थे। और उनका जो ये सिस्टम जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था दैट एडेड रिदम टू देयर म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सॉन्ग्स और डांसेस को रिदम प्रोवाइड करने का काम सिस्टम किया करता था। फिर इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं। फेस्टिवल्स उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखो हमारी लाइफ में भी फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमें छुट्टी मिल जाती है पहली चीज़, और हम उसको एंजॉय भी करते हैं, और फेस्टिवल्स को एंजॉय करना ही चाहिए। पर इनके जो फेस्टिवल्स होते थे ये कैसे होते थे, ये हर एक गॉड के लिए एक फेस्टिवल होता था। सो फेस्टिवल्स वर डिवोटेड टू गॉड्स, डेडिकेटेड टू गॉड्स। और सिर्फ गॉड्स नहीं, उनके जो फेरोज थे, उनके जो रूलर्स थे, उनको भी वो फेस्टिवल्स डेडिकेट करते थे, ठीक है। क्या करते थे, ईच गॉड हैड अ फेस्टिवल, और वो क्या करते थे, उनके स्टैच्यू को, जिस गॉड का फेस्टिवल है उनके स्टैच्यू को परेड करते थे। हमारे यहाँ पे भी ऐसी प्रैक्टिसेस है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है, जलसा निकलता है, आपने देखा होगा वहाँ पे प्रोसीडिंग्स निकलते हैं। तो क्या होता था कि गॉड को, जिस गॉड का फेस्टिवल है उसके स्टैच्यू को वो परेड कराते थे, अकम्पनीड बाय म्यूजिक ऑन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पे भी गणपति बाप्पा, ठीक है, तो जो फेस्टिवल होता है तो लास्ट डे हम क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स निकलता है ना। तो ऐसे यहाँ पे
फेस्टिवल्स में क्या होता था, गॉड्स का परेड निकलता था, लोग नाचते थे, गाते थे, एंजॉय करते थे। और कुछ फेस्टिवल्स जो है वो किस चीज़ को डेडिकेट किए जाते थे, रेन ऑफ अ फैरो, मतलब राजा जो है उनका रूलर जो है उसको मान लो 30 साल हो गए तो उनका सैड फेस्टिवल आता था। तो 30 साल राजा के रूल को सेलिब्रेट करना है, 30 साल के रूल को सेलिब्रेट कर। हमारे यहाँ पे भी होता है कि सरकार का 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 15 साल हो गए तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे यहाँ पे भी हमारी जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पर यहाँ पे राजा का रूल जो है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करते थे। सैड फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट करते थे। सैड फेस्टिवल जो है उसको 30th ईयर ऑफ द किंग ऑन थ्रोन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मतलब राजा के 30 साल हो गए इसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते थे। तो ये जो ग्रैंड इवेंट्स है इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इजिप्शियन लोग थे उनको अपने राजा के प्रति, अपने भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा थी, उनका डीप रेवरेंस, जिसका मतलब होता है उनका डिवोशन, उनकी श्रद्धा, उनका रिस्पेक्ट जो है अपने गॉड के प्रति, अपने रूलर के प्रति, ये हमें पता चलता है उनके फेस्टिवल्स के थ्रू। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने ये पूरा चैप्टर जो पढ़ा और पढ़ाया ना उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यही सिविलाइजेशन लगी है। आपको क्या लगता है? आपने भी ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको भी कोई ना कोई तो सिविलाइजेशन, कोई ना कोई तो टॉपिक जो है आपको उसमें इंटरेस्ट आया होगा। ऐसा होता है, वैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट हमें बहुत कम होता है पर जब ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है तो हमें लगता है अरे ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है, हमें इसे पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ऐसी अमेजिंग डिटेल्स है। देखिए ये जो पपायरस जो है इसकी मैंने बात की, इसमें पपायरस ऑफ आनी जो है वो एक फ़ोटो दिया गया है, वो इतना इंटरेस्टिंग फ़ोटो है और वो ब्रिटिश म्यूजियम में बाकायदा रखा गया है। ये लगभग 78 फुट लॉन्ग पपायरस है। आप इमेजिन करो, उससे उन्होंने लगभग 36 पीसेस में काट के फिर उसको स्मगल किया था ब्रिटेन में। वो एक हिस्टोरियन थे भाई साहब, उनका नाम बहुत मुझे याद नहीं है पर मैं बताऊंगा आपको, जो स्लाइड एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो पपायरस है उसमें इतना अमेजिंग सीन आफ्टर लाइफ का दिखाया गया है कि कैसे आफ्टर लाइफ में जजमेंट होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, सोल का क्या होता है। तो ये लोग कितना दूर का सोचते थे, ये सिर्फ जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये जिंदगी के बाद भी, मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी सोच रहे। बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए इजिप्शियन वुमेन जो है इनकी बात करें, दे एंजॉयड फ्रीडम। ठीक है, इजिप्शियन वुमेन ये यहाँ पे दिखाई गई है क्लियोपात्रा, ये उनकी क्वीन थी। ठीक है, इसको ट्रेन किया गया था बाकायदा रानी बनने के लिए। ठीक है, इजिप्शियन वुमेन जो है दे एंजॉयड ग्रेटर राइट्स, मोर राइट्स देन देयर ग्रीक और रोमन काउंटर पार्ट्स। मतलब ग्रीक्स और रोमन्स की जो महिलाएं थी उनसे इजिप्शियन महिलाएं जो है उनकी राइट्स ग्रेटर थे, क्योंकि दे कुड ओन प्रॉपर्टी, दे कुड रन बिजनेसेस। वो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती थी, बिजनेस भी रन कर सकती। ये क्लियोपात्रा जो है इनको ट्रेन किया गया था चाइल्डहुड से रानी बनने के लिए। और देखो इनकी लाइफ भी अमेजिंग है, इन्होंने क्या क्या अलायंसेस किए। ठीक है, रोमन्स के साथ अलायंसेस किए अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को हराने के लिए। जूलियस सीजर के साथ अलायंस किया और फिर जूलियस सीजर की डेथ होने के बाद, आपने कभी सुनी होगी जूलियस सीजर की स्टोरी, शेक्सपियर का एक बहुत फेमस ड्रामा है जूलियस सीजर। ठीक है, उसमें ये पूरा स्टोरी बताया गया है। ठीक है, तो जूलियस सीजर की जो डेथ होने के बाद फिर मार्क एंटनी जो है रोम का राजा बना, तो उसके साथ भी इसका अलायंस हुआ, शादी हुई और उसके बाद उसने अपने एनिमीज को जो है वो हराया। पर बाद में अंत में क्या हुआ कि क्लियोपात्रा के अगेंस्ट जो है वो रोमन्स, ग्रीक्स, उन्होंने वो खड़े रहे और उन्होंने उस पर चार्ज किया, तो उसने सुसाइड जो है कमिट किया। तो ये जो है क्लियोपात्रा की स्टोरी हमें पता चलती है यहाँ पे, और ये जो इमेज है वो उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, सो इट्स एन इमेज ऑफ क्लियोपात्रा एट द एज ऑफ 18 ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उन्होंने सोचने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये एक एक्टिविटी उन्होंने बताया कि देखो ये भाई ये ऑब्जेक्ट्स है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट्स कौन यूज़ करता होगा, कौन से क्लास के लोग यूज़ करते होंगे, राजा, महाराजा, अपर क्लास के लोग यूज़ करते होंगे या कॉमन पीपल। तो ये उन्होंने क्वेश्चन बेसिकली पूछा है। और ऑब्जेक्ट्स वैसे बहुत
इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक जार दिख रहा है, उस पर अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक फाइबर से बना हुआ सैंडल हमें दिख रहा है। तो बच्चों ये जो है रीड से बना हुआ है, कोई स्पेशल गोल्ड या अलग मटेरियल से बना हुआ नहीं है, कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव भी नहीं है। तो इससे हम पहचान सकते हैं। और इजिप्ट की ड्राई सैंड एरियाज़ में ये एवरीडे यूज़ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जो है मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है वो इसे यूज़ करते होंगे, इन तीनों ऑब्जेक्ट को। इसका आंसर यही है, ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनको अपर क्लास के लोग नहीं यूज़ करते रहेंगे। जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनकी यूज़ की ये ऑब्जेक्ट्स है। उसकी वेयर एंड टेयर से हमें पता चलता है। ठीक है, ये जो फिगरीन है, ये जो जार है, इससे हमें पता चलता है ये एवरीडे यूज़ के ऑब्जेक्ट है और ये कोई डेकोरेटिव हम कहते हैं कि वैल्यूएबल मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कॉमन लोगों के यूज़ के ऑब्जेक्ट्स थे। चलिए बच्चों, बात करते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन की। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या पढ़ा हमने? तो नाइल रिवर का क्या रोल था उनकी लाइफ में, उनका एग्रीकल्चर क्या था, उनका सिविलाइजेशन का एमर्जेंस कैसे हुआ, उनकी रिकॉर्ड्स हमें कैसे मिले हैं, और रिकॉर्ड्स क्या है, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो क्या है अवेलेबल, वो हमने पढ़े। फिर यहाँ पे रोसेटा स्टोन का जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है मैंने पहले ही लेक्चर में बच्चों कर दिया था, क्योंकि मैं राइटिंग सिस्टम्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने समझा कि राइटिंग सिस्टम्स के बारे में, कि इनकी जो राइटिंग सिस्टम है, जिसको हायरोग्लिफिक राइटिंग सिस्टम कहते हैं, इसको कैसे पढ़ा गया, कैसे डिसाइफर किया गया, इसका स्टोरी आपको बताना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही सेशन में उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको उसमें क्यूरियोसिटी हो, आप पहले सेशन को फिर से जाके समझ सकते हो इस चीज़ को। फिर हमने देखा कि उनकी फेस्टिवल्स कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है, कैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, आफ्टर लाइफ के बारे में क्या मान्यताएं थी, ये सब हमने पढ़ा है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 रिवर्स को आपको ध्यान में रखना है। उसमें एक है हुआंग हे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है डिफरेंट हो, तो हुआंग हे या येलो रिवर, और दूसरा है यांगजे, ठीक है, यांगजे। बहुत करेक्ट तो नहीं हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, बट ट्राई कर रहा हूं। तो ये जो 2 रिवर्स है, लॉन्ग रिवर एंड येलो रिवर, इसके बीच में यहां पे चाइनीज सिविलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ। इसको जब कंपेयर करते हैं तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि अराउंड 7000 BCE, मतलब लगभग हमारे यहाँ पे जो नियोलिथिक सेटलमेंट थी मेहरगढ़ में, बस उसी के टाइम में, उसी टाइम में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर जो है डेट बैक करता है। बट अराउंड उसके बाद बहुत बड़ा टाइम निकल गया और 2000 साल बिफोर क्राइस्ट एरा यहाँ पे कॉपर या ब्रॉन्ज मेटालर्जी का इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब हमारे बहुत बाद सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, आपको याद होगा 4500 साल BCE में ही कॉपर का इंट्रोडक्शन हो गया था। कैलकुलिथिक एज की शुरुआत वहीं पे हो गई थी। यहाँ पे 2000 BCE कॉपर और ब्रॉन्ज मेटालर्जी का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो इससे जो न्योलिथिक सेटलमेंट जो है वो ब्रॉन्ज एज की थ्रेशहोल्ड पर, ब्रॉन्ज एज की कगार पर आ गई, ठीक है। मतलब वहां पे ट्रांजिशन हुआ, इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कब हुआ? जब 1600 साल, ठीक है, BCE 1600 साल पहले क्या हुआ, अर्बन सेंटर जो है उनका इमर्जेंस होने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आपको पता है कि कॉपर मेटलर्जी से क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनका काम आसान हो गया। टूल्स जैसे हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारा काम आसान होता है। इसमें क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पिक्चर हमको देखने को मिलता है। हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में भी इसकी बात की, जैसे स्टोन टूल से मेटलर्जी के बाद कॉपर और ब्रॉन्ज टूल का इस्तेमाल इंसान ने शुरू किया, तो उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और उसकी लाइफ आसान होने लगी। तो वही पिक्चर यहीं पे है, यहाँ पे है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, मेटलर्जी और क्राफ्ट प्रोडक्शन में एडवांसमेंट होने लगा, और फिर जो है चाइनीज ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर की शुरुआत हुई, ठीक है। सो ये जो है, ये जो इवेंट्स हमने डिस्कस किए, इससे क्या हुआ, चाइना की जो ब्रॉन्ज एज ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एक्सपांशन की एम्पायर की शुरुआत हुई। यहाँ पे चाइना में बच्चों 4 चीज़ें, 4 एम्पायर्स के नाम आपको पक्का ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पूरी स्टोरी जो है इन 4 नामों के आगे पीछे है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, पर फिर भी आप लोगों को ये बेसिक चेंजेस जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने क्या ट्रांजिशन हुआ बताया गया है। तो 7000 BC मैंने बताया कि नियोलिथिक सेटलमेंट्स वहाँ पे थी, ठीक है। फिर 2000 BC क्या हुआ, कॉपर या ब्रॉन्ज मेटलर्जी की शुरुआत हुई, और ये जो सिविलाइजेशन है, नियोलिथिक सिविलाइजेशन जो है, वो ब्रॉन्ज एज की कगार पर आकर पहुंची। उसके बाद 1600 BC में क्या हुआ, अर्बन सेंटर्स एमर्ज होने लगे, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी। फिर क्या हुआ, स्टेट्स, स्ट्रॉन्ग लीडर्स और एम्पायर्स का ग्रोथ हुआ। तो फर्स्ट चाइनीज ब्रॉन्ज एज एम्पायर की यहाँ पे शुरुआत हो गई, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों ये स्लाइड आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे देखेंगे कि चाइना में ऐसे कौन से एम्पायर्स थे। ये इंफॉर्मेशन तो अभी हमने पढ़ी, पर यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया 4 नाम आपको ध्यान में रखने, वो ये नाम है शांग डायनेस्टी, ये है जो डायनेस्टी, इसको इंग्लिश नेम जो की तरह पढ़ा जाता है, जो डायनेस्टी। उसके बाद आयन एज की शुरुआत, चिन डायनेस्टी, देखिए ये जो है इसको क्विन नहीं कहते, इसको चिन डायनेस्टी कहते हैं, और हान डायनेस्टी। ये 4 नाम आपको याद रखना है। कौन से 4 नाम आपको याद रखना है, शान, उसके बाद जो, उसके बाद चिन और हान। 4 डायनेस्टी के नाम आपको ध्यान में रखने बच्चों। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कैसे बड़े बदलाव हुए। सबसे पहले तो ये जो शांग डायनेस्टी है, ठीक है, जो 1600 से मतलब 1600 to 1046 BC उसका पीरियड है। ये 4 डायनेस्टीज में चाइना का जो हिस्ट्री है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो डायनेस्टी, जो शांग डायनेस्टी के खत्म होने से मतलब 1046 से 256 BCE तक उसका समय है। सो ये 2 वेल नोन ब्रॉन्ज एज की डायनेस्टीज थी। उसके बाद फिर आयन एज की शुरुआत हुई लगभग 600 साल BCE, ठीक है, जिसको ईसा पूर्व ऐसे कहते हैं हिंदी में, ईसा पूर्व 600 साल। ओके, उसके बाद फिर आयन एज की मैंने बात की, यहाँ पे शुरुआत हुई। फिर आयन एज की जो 2 डायनेस्टीज है वो ये डायनेस्टी है, वो है चिन डायनेस्टी 221 से 206 BCE, ठीक है। उसका जो हम डिवीजन देख रहे हैं ये रफली होता है। देखिए ये हिस्टोरिकल डेट्स जो है, जो यहाँ पे पीरियड मेंशन किया गया है, तो ये रफली हम अराउंड दिस टाइम हम कह सकते हैं कि ये डायनेस्टी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। आपको चिन डायनेस्टी का नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि ये मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये फर्स्ट इंपीरियल डायनेस्टी थी। चिन डायनेस्टी क्या थी, दुनिया की पहली इंपीरियल डायनेस्टी थी, और इन्होंने ही चाइना को यूनिफाई किया। चिन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, इन्होंने चाइना को यूनिफाई किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन सी है, वो है हान डायनेस्टी, जो आयन एज में आती है। तो देखो बेसिकली हम ये जो 4 डायनेस्टीज है इनको डिवाइड ऐसा कर सकते हैं, आयन एज के पहले और आयन एज के बाद, मतलब जहां पे आयन का यूज शुरू हुआ उसके पहले और उसके बाद। मतलब जो अर्लीस्ट डायनेस्टीज है वो शांग डायनेस्टी और जो डायनेस्टी है, और जो लेटर डायनेस्टीज है वो चिन एंड हान डायनेस्टी है, ठीक है। तो ये 4 डायनेस्टीज है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने। अब कुछ और डिटेल्स जो है, इंटरेस्टिंग डिटेल्स चाइना के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। जैसे हमने देखा कि हमें इजिप्शियंस की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, हमने हर सिविलाइजेशन के बारे में ये बात की है कि भाई उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है क्या, हमें जो पता चला है उनके बारे में तो वो कैसे पता चला है। तो यहां पे भी इसी चीज के बारे में बात करेंगे, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो अबाउट चाइना, चाइना के बारे में हमें जो पता है वो कैसे पता चला। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो हिस्टोरियोग्राफर्स मेंटेन करते थे। मतलब राजा जो है, उनके रूलर्स जो है, हिस्टोरियोग्राफर्स को अपॉइंट करते थे कि भाई आप लोगों को ये लिखना है, ये रिकॉर्ड करना है। सो हिस्टोरियोग्राफर कौन होता है, वो एक एक्सपर्ट होता है कि जो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का काम करता है, उसको एनालाइज करने का काम करता है। तो हिस्टोरियोग्राफर्स जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफर्स। फिर अर्लीस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड्स तो उन्होंने लिखे होंगे, वो हमारे पास आज अवेलेबल है, पर फिर उसके पहले की स्टोरी हमको कैसे पता चलती है, तो उसके पहले की स्टोरी हमें पता चलती है उनके ओरेकल्स से।
अब ओरेकल क्या होता है? ओरेकल मतलब फ्यूचर का प्रेडिक्शन, ठीक है। पर उनके जो ओरेकल्स है वो होते थे ऐसे बोन्स पे, ठीक है। अब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो बोन्स है, ठीक है, इसको वो क्या करते थे, हीट करते थे। तो वो सबसे पहले सिंबल्स बनाते थे इस पे, ये उनकी लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ठीक है। उस पे वो सिंबल्स बनाते थे एनिमल बोन्स या टॉर्टॉइस शेल पे, फिर उसको हीट करते थे और फिर उसके बाद वो जो बोन्स क्रैक होते थे, तो वो जो क्रैक्ड फॉर्म्ड ऑफ बोन्स थे उनको पढ़ के और उनका इंटरप्रिटेशन करके वो क्या करते थे, वो फ्यूचर के बारे में बताते थे। कितना इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की, अलग अलग प्रैक्टिसेस। जैसे कई बार तो न्यूमेरिकल्स का यूज़ किया जाता है, कई बार लेटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बताया जाता है कि कोई चेहरा देख के भविष्य बताता है, कोई हाथ देख के, है ना, हाथ पे जो लकीर होती है वो पढ़ के भविष्य बताते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे भी है। पर इनके यहाँ पे जो अर्लीस्ट हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या अर्लीस्ट सोर्स हम जिसको कह सकते हैं, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है, वो है ये ओरेकल्स, ठीक है। जिन ओरेकल्स को वो क्या करते थे, ओरेकल्स मतलब क्या, ये बोन्स होते थे, एनिमल बोन्स होते थे, टॉर्टॉइस शेल होता था जिसको वो हीट करते थे, उस पे जो सिंबल्स होते थे, फिर उसके जो क्रैक्स आते थे उसके बेसिस पे वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते थे। इन ओरेकल से हमें क्या पता चलता है कि चाइनीज लोग जो है उनकी होप्स, उनकी डिजायर्स, उनके फियर्स जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उनके थॉट्स क्या थे उसके बारे में वो अंदाज़ा लगाते हैं हिस्टोरियंस जो है। उनकी फियर्स क्या थे कि भाई उनके लाइफ में कौन सी चीज़ों से उनको डर लगता था, उनकी लाइफ कैसी होती होगी, बहुत इंफॉर्मेशन जो है। देखो ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं दे आर द की टू द लॉक। और हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि पूरी स्टोरी ही वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिखाए गए, ये जेड से बना हुआ ड्रैगन है, जेड ड्रैगन। ये पेंडेंट है जेड, ये मतलब जेड का ही है, जेड ड्रैगन पेंडेंट है। कितना इंटरेस्टिंग है, खूबसूरत है। और उसके बाद ये ब्रॉन्ज से बना हुआ वाइन पोरिंग वेसल है। मतलब इससे आप लोग मुझे बताओ, आपको शर्लॉक होम्स होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ये सब चीज़ें देख के ये ना पता चले कि भाई वो वाइन कंज्यूम करते थे, तो आपको शर्लॉक होम्स होने की तो ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें जो हम समझ सकते हैं, और ये भी हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भाई जेड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो है ये डेकोरेटिव थे, मतलब एवरीडे यूज़ के नहीं है ये, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। एलिट्स जो है उसको प्रेस्टीज के लिए पहनते होंगे, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा था। और जेड के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गया है। आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया कि जेड जो है लोकली अवेलेबल नहीं था। चाइना में ये जो लोग हैं इनको जेड बाहर से लाना पड़ता था। तो इससे पता चलता है उनके सोशल ट्रांजैक्शंस के बारे में कि कैसे वो दूसरी सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनके साथ उनके ट्रांजैक्शन हुए होंगे। इसीलिए इसी से उन्होंने फिर वो जो मटेरियल है वो अवेलेबल किया। जेड वैसे एक मिनरल होता है, ये एक टाइप का सिलिकेट है, मतलब दो टाइप के होते हैं वो, ठीक है। तो ये एक टाइप का सिलिकेट है जिसका वो यूज करते थे अलग अलग शेप की चीजें बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है कि देखो यहाँ पे ये देखिए चाइनीज आर्टिजन्स जो है वो क्या करते थे, जेड को कार्व करते थे इनटू शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शेप में उसको कार्व करते थे, जैसे कि फिश, और फिर उसको लटकाया जाता था एक कॉर्ड से, एक रस्सी से उसको लटकाया जाता था। और उसको जब वो स्ट्रक करते थे, उसको जब स्ट्राइक करते थे, ओके, बजाते थे, तो इससे क्लियर एंड लास्टिंग म्यूजिकल साउंड जो है वो निकलता था। मतलब इससे हमें पता चलता है कि इस कल्चर के, इस सिविलाइजेशन के लोग हैं ये म्यूजिक में कितनी रुचि रखते थे, ठीक है। दे गेव इंपॉर्टेंस टू म्यूजिक इन देयर कल्चर। तो उनकी हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप हमें पता चलती है, उन्होंने कैसे हाई लेवल और हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में बात करें तो हमें यह भी पता चलता है कि उनके जो टेम्पल्स होते थे उसमें जो वुडन पिलर्स होते थे,
ठीक है, उसके फाउंडेशन के लिए वो मार्बल का यूज करते थे, मार्बल से उसकी फाउंडेशन बनती थी। तो यहां से हमें पता चलता है कि उनकी म्यूजिक में कितनी रुचि थी, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप कितनी हाई लेवल की थी। ये सब हमें इन सोर्सेस से पता चलता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेटल बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो जो डायनेस्टी के समय में इंट्रोड्यूस हुआ, और मनी इकोनॉमी जो है वो एज अर्ली एज 5th सेंचुरी BCE वहां पे हमें देखने को मिलती है। मनी इकोनॉमी जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके वो कॉइन्स का यूज कर रहे हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं एज मनी। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पेपर करेंसी की जो शुरुआत है, वैसे मैं आपको बता दूं, पेपर जो है उसका इन्वेंशन भी चाइनीज लोगों ने ही किया है, और पेपर करेंसी जो है वहीं पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी, ठीक है, एंड इट वॉज द फर्स्ट टू डेवलप सिविल सर्विसेज थ्रू पब्लिक एग्जामिनेशन। वैसे इंडिया में सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन किसने की थी बच्चों? आपने इसके पहले कभी पढ़ा होगा? इसका जवाब आपको सोचना है, ठीक है, आपको इसका जवाब सोचना है, उसका जवाब देना है कि इंडिया में पेपर करेंसी, नो पेपर करेंसी नहीं, सिविल सर्विसेज की बात करें। सिविल सर्विसेज जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? यहाँ पे सिविल सर्विसेज जो है उनका जो इंपीरियल स्टेट है वो स्पॉन्सर करता था इसकी एग्जामिनेशन को, और ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। जब अपॉइंट करते थे तो उनकी आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, ओके, ये सब चीज़ें देखी जाती थी कि ये कौन कौन से स्किल्स में माहिर है, और उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होती थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है बच्चों। अब बात करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके बारे में तो हर किसी को पता है, ठीक है, वन ऑफ द 7 वंडर्स है, बहुत लंबी है, ठीक है। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है बच्चों, इट वॉज बिल्ट ओवर अ पीरियड स्ट्रेचिंग टू 2000 ईयर्स। आप सोचो 2000 साल बना रहे हैं, सिर्फ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वॉल बना रहे हैं, ठीक है। पहले उसकी शुरुआत जो हुई उसका कारण भी इंटरेस्टिंग है। वायलेंट रेड्स, जो ट्राइब्स होते थे इस एरिया में, मतलब चाइना की जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, इंडिया चाइना, तो यहाँ पे जो ट्राइब्स होते थे वो रेड करते थे, तो फिर उनसे प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने वॉल्स बनानी शुरू की। इनिशियली क्या किया उन्होंने, ये जो डायनेस्टी जो है, अदर डायनेस्टीज जो है, इनके समय में उन्होंने वॉल्स बनाना शुरू किया अराउंड 600 BCE, मतलब ईसा पूर्व 680, 680। फिर वहाँ पे उन्होंने वॉल्स बनाना शुरू किया, और फिर लेटर दीज वॉल्स वर जॉइंड टुगेदर टू मेक एन इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म था। तो आप कहोगे सर ठीक है डिफेंस मैकेनिज्म था, पर इतने साल क्यों बनाया उन्होंने? तो सिर्फ मतलब डिफेंस ये तो पर्पज़ नहीं हो सकता। शुरुआती दौर में उसकी शुरुआत जो है वो तो डिफेंस के पर्पज़ के लिए ही हुई होगी, पर बाद में जो है बच्चों इसको 17th सेंचुरी तक वो बना रहे थे, और ये बन गया दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वॉल, इतना कि ये एक अजूबा, मतलब वंडर बन गया, ठीक है, वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो ये क्यों बनाया होगा? तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कि चाइनीज़ लोगों को फिर बाद में जब ये वॉल बनती गई, बड़ी होती गई, फिर उन्हें ऐसी इस वॉल को बनाना था कि हर कोई इसके बारे में जाने। इसे उन्हें एक वंडरफुल आर्किटेक्चर का रूप देना था, और इसलिए उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू रखा। बहुत ही अमेजिंग सी बात है, हमारी दुनिया ऐसी अमेजिंग चीज़ों से भरी हुई है बच्चों, ठीक है। और इंसान जो है वह ऐसी अलग अलग चीज़ें करता है, ऐसी उटपटांग चीज़ें सोचता है कि पूछो मत, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हमें जब पता चलता है सबसे पहली बार तो बहुत अमेजिंग लगता है बच्चों। फिर इनकी सिविलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है सिल्क रूट्स का। तो सिल्क जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी थी, सिल्क से बनी हुई चीज़ें। यूरोप में सिल्क की बहुत डिमांड थी, ठीक है। इनकी जो हान डायनेस्टी, मतलब सबसे 4th डायनेस्टी हमने जो देखी, आयरन एज की भी लास्ट डायनेस्टी, तो 2nd सेंचुरी से हान डायनेस्टी के समय में सिल्क एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन गई एक्सटर्नल ट्रेड की, ठीक है। सो मच सो दैट जिस रूट से ये सिल्क लेके जाते थे उस रूट को ही सिल्क रूट कहा जाने लगा। हालांकि उससे, मतलब उस रूट पे इंडिया की स्पाइसेस भी जाती थी,
पर सिल्क एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी कि लोग इस रूट को ही सिल्क रूट कहने लगे। ठीक है, तो यूरोपियन मार्केट में सिल्क की बहुत बड़ी डिमांड थी। यहाँ से निकलते थे, ठीक है, चाइना से जो निकलते थे वो पूरा डिस्टेंस कवर करके फिर पर्शिया, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट, यूरोप, वहाँ तक उनका सिल्क रूट पहुँच जाता था। तो अब बात करते हैं सिल्क के बाद, बात करते हैं कि उनकी सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर कैसे था। क्या उनकी सोसाइटी में कोई हायरार्की थी? क्या उनकी सोसाइटी में हायरार्की? उनकी सोसाइटी में सबसे बड़ा था रूलिंग क्लास, मतलब किंग्स एंड रॉयल फैमिलीज। ये क्या काम करते थे? दे हेल्ड सुप्रीम पावर, कंट्रोल लैंड, मेड लॉज, लेड रिचुअल्स। इनको बड़ा स्टेटस था उनकी सोसाइटी। फिर आते थे नोबल्स एंड आर्टिजन्स। ये थे नोबल्स, ऑफिशियल्स, एरिस्टोक्रेट्स जो राजा को मदद करते थे, राजा को एडवाइस करने का काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते थे, ठीक है, और कलेक्टेड टैक्स, ओन लैंड, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ओके, दे वर ओनर्स ऑफ लैंड। और उसके बाद फार्मर्स, जो पीजेंट्स थे, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे, दे प्रोड्यूस फूड, पेड टैक्सेस, सपोर्टेड द सोसाइटी। वैसे पूरी सोसाइटी का और गवर्नमेंट का जो मतलब वजन है यही लोग उठाते हैं। ठीक है, तो क्राफ्ट्समैन, सर्वेंट्स और उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर्स जो है वो सबसे नीचे, ओके, सबसे जो नीचे पायदान है उस पे आते थे। दे परफॉर्म मैनुअल वर्क, प्रोवाइडेड सर्विसेज। तो ये चाइना में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर डिवीजन उन्होंने दिया है। ठीक है, सोसाइटी की हायरार्की जो है उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये जो सोसाइटी है उसको उन्होंने क्या कहा है? स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि उसमें स्ट्रैटा है। स्ट्रैटा ये जो वर्ड है आपको समझना है। स्ट्रैटा से मतलब होता है हायरार्की। तो चाइनीज सोसाइटी जो है वो स्ट्रैटिफाइड थी। ठीक है, और फिर उसमें रूलिंग क्लास, नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, फार्मर्स, लेबरर्स, ऐसे 4 अलग अलग लेवल्स होते थे। तो बच्चों ये है इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना। उनकी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, मैंने क्या कहा उनकी स्क्रिप्ट कैसी है? लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये जो एक सिंबल वहाँ पे दिया है, ये सिंबल किस चीज़ का है? टेक्स्ट बुक में दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको ढूंढना है, आपको पढ़ना है। और इतना ये एक ही नहीं, कुछ और सिंबल्स और उनके मीनिंग। वैसे आई ट्राई टू सर्च, मैंने भी ट्राई किया, पर बाद में वो जो सिंबल्स है उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आजकल के जो सिंबल्स वो यूज़ करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक सिंपल सिंबल है, ठीक है, वो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तो चाइनीज़ सीख लूँगा एक दिन में, पर ऐसे नहीं है। मैंने जब देखा उनकी मैंने कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस टाइप किए, मैंने कहा एआई को, गूगल को कहा कि भाई इसको तुम चाइनीज़ में लिख के मुझे दो, तो फिर उसने प्रोवाइड किया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर आपको ये जो सिंबल्स है, ये जो 2 सिंबल्स उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिए हैं लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट के, वो आपको देखने हैं। और आपको और कुछ सिंबल्स जो है जैसे मैंने किया वैसे आपको करना है, ढूंढने हैं। ऐसे चाइनीज़ सीख मत जाना, कुछ ज़रूरत नहीं इतने क्विकली आपको सीखने की। पर बच्चों आई होप आपने ये जो सेशन से इसको एंजॉय किया। जो लोग अंत तक, मतलब अभी तक इस मोमेंट तक इस सेशन को देख रहे हैं, बच्चों बने रहो, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका, आपकी पढ़ाई में आपको बहुत मदद करने वाला हो। अभी इसके आगे जो सेशन होगा इसी चैप्टर के क्वेश्चंस जो है उसको रिवाइज करेंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपका हाफ ईयरली एग्जाम पास में आ रहा है, तो ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर्स हमको कैसे ढूंढने हैं, कौन से पार्ट से आंसर्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं कि ताकि आपको पूरे नंबर्स, पूरे मार्क्स मिले, ये सब इसके आगे के सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियोस दिखते रहे। यही नहीं, आपको नोटिफिकेशंस भी ऑन करने हैं ताकि आपको जब भी मैं आपका वीडियो डालूँ इंग्लिश का, सोशल स्टडीज़ का, तो आपको वो वीडियो पहुँचे आपके पास और आपको पढ़ाई में मदद हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे और उस चैप्टर को और आसान बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, मज़े करेंगे। थैंक यू।